नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में इस अंक में 3 मुद्दों पर चर्चा करेंगे। संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है। पहले ही दिन मणिपुर को लेकर के हंगामा किया गया है। बार-बार दोनों सदनों में स्थगन हुए हैं। इसके बावजूद के स्पीकर ने मणिपुर पर चर्चा को एक्सेप्ट कर लिया है, उनके प्रस्ताव को, फिर भी हंगामा हो रहा है। एक तो हम मणिपुर पर ओवरऑल चर्चा करेंगे। जो एक वीडियो आया है 2 महिलाओं को निवस्त्र करके उनके साथ जो क्रूरता अमानवीयता की गई है, उस पहलू पर भी चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्वतः संज्ञान लिया है मणिपुर की घटना पर, उस पर भी चर्चा करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट मणिपुर पर स्वतः संज्ञान ले रहा है, ये एक शुभ संकेत है, क्योंकि इस तरह की अमानवीयता, महिलाओं के प्रति इस तरह का अपमानजनक व्यवहार, क्रूरता बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। लेकिन यहाँ ये भी सवाल उठते हैं कि जब पश्चिम बंगाल में नतीजे आ गए थे विधानसभा चुनाव के और जो हिंसा हुई थी, वहाँ भी बहुत सारी महिलाओं के साथ रेप की खबरें आई थी, पर तब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया था। राजस्थान पिछले साल के आंकड़े देखें तो पूरे देश में नंबर 1 पर है रेप के मामले में, महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में। तो राजस्थान को लेकर के भी कभी कोई स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया हो, ऐसा मेरी स्मृति में नहीं है। जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों। दूसरा विषय है, सुप्रीम कोर्ट के सामने ही जो अरविंद केजरीवाल सरकार अध्यादेश के खिलाफ याचिका लेकर के आई थी, उसकी सुनवाई के लिए संविधान पीठ को नियुक्त किया है सीजेआई ने। इसके अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तीसरा विषय है, कल राहुल गांधी की सजा पर जो याचिका दाखिल की गई है, गुजरात हाई कोर्ट के इनकार करने के बाद उस याचिका का क्या होगा। क्या राहुल गांधी का जो उन्होंने याचिका में कहा है कि राजनीतिक जीवन खत्म हो जाएगा, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उनके राजनीतिक जीवन को बचाएगा या नहीं बचाएगा, ये बड़ा सवाल है। और अगर बचाएगा, अगर 1 महीने की भी सजा कम हो जाती है उनकी, यानी 1 साल 11 महीने की भी सजा बरकरार रहती है, तो उनकी संसद सदस्यता बहाल हो जाएगी, उनका बंगला उनको वापस मिल जाएगा। भले ही वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहें, वो जेल जाएंगे, पर चुनाव लड़ने के अयोग्य नहीं रहेंगे। 2024 का चुनाव भी लड़ पाएंगे। क्या ऐसा होने वाला है? क्योंकि चर्चाएं तो सोशल मीडिया पर तमाम हैं। तो मेरे साथ जाने माने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और कानूनी मामलों के विशेषज्ञ विजय सरदाना साहब जुड़ गए हैं। उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विजय जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। विजय जी, सबसे पहले तो हम मणिपुर की घटना पर ही आते हैं। बेहद शर्मनाक घटना है। हालांकि ये वीडियो घटना के 77 दिन बाद सामने आया है और एक बार फिर पेगासस हो, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री हो, अडानी से संबंधित जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो, ठीक संसद सत्र से पहले ये चीजें आती रही हैं। अब मणिपुर का ये 77 दिन पुराना जो वीडियो है, ये भी संसद सत्र के ठीक पहले आया है। कोई कोइंसिडेंट देख रहे हैं या इसके पीछे कोई किसी तरह की आप साजिश देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जो स्वतः संज्ञान लिया है, उस पर इसके बाद आते हैं। ओंकार जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। बहुत स्वागत है। देखिए, जो घटना मणिपुर की हुई है, चाहे वो आज हो, 10 दिन पहले हो, कभी भी हो, जैसा आपने भी कहा, सभ्य समाज में इस तरह की घटनाओं की कोई जगह नहीं। और अगर जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं,
इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि वो कौन हैं, कहां से हैं, कैसे हैं। देखिए, हमारे यहाँ अफगानिस्तान नहीं है, हमारे यहाँ ISIS नहीं है कि वो जैसे चाहें इंसानों के साथ बिहेव करें। जिसने भी ये किया हो उसको सख्त से सजा मिलनी चाहिए, और इसका एक, जिसे कहते हैं ना कि दिस शुड बी क्रिएटेड लाइक ए एग्जाम्पल, कि अगर किसी ने इस तरह की हरकत करी, चाहे कोई हो, उसको उसके अंजाम तक जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाएगा, और जो कठोर से कठोर सजा भारत के संविधान में और कानून में मिल सकती है वो ऐसे दरिंदों को मिलनी चाहिए। इसमें कोई सेकंड थॉट, कोई अल्टरनेट आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता। कुछ चीजें हैं विच आर नॉन नेगोशिएबल, ये उस कैटेगरी में आता है कि इस तरह की चीजों से किसी भी जस्टिफिकेशन के रूप में किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट वैलिड नहीं है, चाहे कितना ही बड़ा वकील हो, चाहे कितने ही समझदार आर्ग्यूमेंट हो, कोई जगह नहीं है इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स में। तो पहला मुद्दा तो पोजीशन हम बहुत क्लियर कर देते हैं, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी इस बात से सहमत होंगे कि कुछ चीजों में ना राजनीति होती है, ना जस्टिफिकेशन होता है, ना आर्ग्यूमेंट होता है, और वो ये स्थिति है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि स्वतः जो संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और उस पे जो राजनीति होगी या नहीं होगी, या सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल की स्थिति में क्या हुआ उसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन मणिपुर की है इसमें दो तीन चीजें हमें समझनी होगी। पहला, जो मणिपुर है वो बॉर्डर स्टेट, और बॉर्डर स्टेट होने के कारण वहां पे हर तरह के, जिस तरह आज हमने पेरिस में देखा, फ्रांस में देखा, आगजनी वहां देखी हमने, उस तरह की एक हिसाब से आगजनी हम मणिपुर में देख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे इमिग्रेंट्स आसपास की जगह से घुस गए होंगे जो नहीं चाहते कि भारत में शांति हो, क्योंकि J&K आज आपके काफी हद तक कंट्रोल में है। पंजाब में स्थिति वहां की जनता के पूरे प्रयासों से नॉर्मल हुई है। मणिपुर अब एक और बॉर्डर स्टेट है जिसपे आग लगाने की कोशिश की जा रही है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। और मणिपुर की जब हम बात करते हैं तो वहां की भौगोलिक स्थिति, और जो वहां पे बॉर्डर स्टेट्स के अंदर जो वहां म्यांमार में जो हुआ, जिस तरह से रोहिंग्याज का मूवमेंट रहा, और जो अनऑथराइज्ड सो कॉल्ड इमिग्रेंट्स के रूप में बांग्लादेश ना जाके, पाकिस्तान ना जाके भारत में आके बसना चाहते रहे, आप उस रोल को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी भयंकर घटनाएं पहले मणिपुर में नहीं हुई थी। इसका मतलब यह है कि कोई नया एलिमेंट, कोई नया इक्वेशन या सोशल डेवलपमेंट या पॉलिटिकल डेवलपमेंट वहां हो रहा है। भारत सरकार की मुझे उम्मीद है कि बीइंग ए बॉर्डर स्टेट वहां पे खुफिया तंत्र का पूरा अपडेशन भारत को मिलता होगा, सरकारों को मिलता होगा, और उसके अलावा जो स्थिति हमारी बनती है उसको अगर हम ध्यान रखें तो मुझे लगता है कि हम काफी हद तक इसके जो पीछे की कार्रवाइयां हैं उसको समझ पाएंगे। और जो अनरेस्ट हो रहा है, और उसके बाद हमने देखा यूरोपियन यूनियन ने भी इस पे संज्ञान लिया, उन्होंने क्रिश्चियनिटी का एंगल लिया, कई लोग इसमें रोहिंग्या का एंगल ले रहे हैं, कुछ लोग आपस में आदिवासियों का एंगल ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सर अब इसमें कई इंटरेस्ट ग्रुप जुड़ गए हैं जो अपने अपने हिसाब से अपने अपने इंटरप्रिटेशन करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि भारत सरकार इस बात से पूरी तरह से सजग होगी कि इस स्थिति को कैसे निपटाया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो मीडिया में आ रही हैं और जो ग्राउंड पे हैं उनमें बहुत फर्क भी है। विजय जी, एक सवाल जो खड़ा होता है, BBC की डॉक्यूमेंट्री 2 पार्ट में नरेंद्र मोदी पर आती है, वो ठीक पार्लियामेंट सेशन से पहले। इसके अलावा जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है पार्लियामेंट से ठीक पहले, पेगासस की रिपोर्ट आती है पार्लियामेंट सेशन से ठीक पहले, और अभी ये पुराना वीडियो जारी होता है मानसून सत्र से ठीक पहले। ये सब क्या है? सर, इसको आप कह सकते हैं प्लान्ड कोइंसिडेंस। ये एक प्लानिंग के तहत हो सकता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जो इस इंफॉर्मेशन के
लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर 77 दिन बाद ये जारी हो रहा है वीडियो, तो ऐसा तो नहीं है कि ये वीडियो पहले वहां के लोगों के पास वीडियोस में नहीं होगा। इसका मतलब किसी ना किसी ने तो इसको, और ऐसा भी नहीं है कि ये किसी बंद कमरे में किसी एक आदमी के सामने ऐसी कोई घटना हुई हो, तो ये सारी जानकारी उसी तक थी। इसका मतलब ये है कि ये जानकारी वहां के पुलिस को, प्रशासन को काफी पहले से पता थी। और दुख की बात यह है कि प्रशासन आज इस बात को ये कह रहा है कि हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पिछले 77 दिन तक वहां का प्रशासन क्यों खामोश रहा, ये चिंता की बात है। और अगर पहले ही कार्रवाई हो जाती और आज अगर ये न्यूज रिलीज आती है, चाहे वो किसी भी प्लानिंग या षड्यंत्र के तहत आए, मॉनसून सत्र से पहले या कभी भी पार्लियामेंट्री सेशन बैठे उससे पहले इस तरह की कोई रिपोर्ट आती है, तो अभी तक तो वहां की राज्य सरकारों को जवाब दे देना चाहिए था कि ये न्यूज पुरानी है और ये लोग, अपराधी लोग इस समय सब हिरासत में हैं और इन पे कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन दुख की बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन आज ये बात कह रहा है कि हम इन लोगों की पहचान कर चुके हैं और अब हम इसमें से एक को अरेस्ट कर लिया और बाकी अरेस्ट होने बाकी हैं। ये निश्चित रूप से वहां के जो भी लॉ एंड ऑर्डर के इंचार्ज लोग हैं, उनकी नीयत पे, उनकी काबिलियत पे सवाल उठाता है, चाहे वो किसी भी दल के हो। मैं वहां पे नहीं अपने आप को डिफरेंशिएट करना चाहूंगा, लेकिन जो गलत है वो गलत है, हमें एक्सेप्ट करना। देखिए, हम अपने यहाँ के राजनीतिक दलों के तौर तरीकों से, रवैयों से, पक्षपातपूर्ण फैसलों को लेकर के भी, बयानबाजी को लेकर के भी, सेलेक्टिव तौर पर जो वो मुद्दे उठाते हैं, उनको लेकर के भी अवगत हैं। राजस्थान में कुछ होता है तो अखिलेश यादव चुप्पी साध जाते हैं। इसी तरीके से बंगाल में कुछ होता है तो पता लगा कि कांग्रेस के दूसरे सहयोगी या कांग्रेस ही पश्चिम बंगाल पर चुप्पी साध जाती है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ लोग देखते हैं, न्याय की दृष्टि से देखते हैं कि वो तो कम से कम जो तराजू उसके हाथ में है उसके अनुरूप ही बिहेव करेगा। जब मणिपुर पर स्वतः संज्ञान लिया, कम से कम मेरे जैसे और आप जैसे लोगों को इस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर मानवता के विरुद्ध और विशेषकर महिलाओं के विरुद्ध इस तरह की क्रूरता होती है तो बिल्कुल देश के सर्वोच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेने का पूरा पूरा हक है और सरकारों की, ब्यूरोक्रेसी की, पुलिस की नकेल कसने का भी पूरा हक है। ये पूछने का भी हक है कि इतने दिन पहले एफआईआर हो गई थी, अब तक आपने क्या कार्रवाई की है। लेकिन यहाँ ये सवाल उठ रहे हैं, विशेषकर मैं सोशल मीडिया पर जब देख रहा था तो ये सवाल उठ रहे थे कि पिछले साल राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक अपराध हुए, रेप की घटनाएं हुई और कई तो बहुत दुर्दांत घटनाएं हुई हैं। छत्तीसगढ़ में भी एक इस तरह की घटना हुई थी। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जब रिजल्ट आए थे, वहां जिस तरीके से हिंसा हुई थी और सरकार खामोश थी और 1.5 दर्जन से ज्यादा महिलाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी अपनी याचिका लेकर के कि साहब हमारे साथ रेप हुआ है, यौनाचार हुआ है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उस पर क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेती और सीरियस कार्रवाई करती हुई दिखाई देती है। ये भी अपने आप में सर महत्वपूर्ण मुद्दा है जो आपने उठाया है, क्योंकि सवाल इस बात का है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को एक न्यूज आइटम दिखता है और उससे वो विचलित होकर एक प्रोएक्टिव स्टैंड लेते हैं, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन अगर इसी तरह की घटनाएं किसी और राज्य में होती हैं, और खासकर जो सोशल मीडिया पे जो बात चल रही है वो चल रही है कि अगर इस तरह की घटनाएं किसी विपक्षी शासित राज्यों में होती है तो सुप्रीम कोर्ट इतना एक्टिव क्यों नहीं होता। अब ये कोइंसिडेंस है या प्रायोरिटीज हैं या कोई और जस्टिफिकेशन है, ये हमें नहीं पता। ये तो जवाब सुप्रीम कोर्ट को ही देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया में सवाल उठ रहे हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी थोड़ा सा खुलासा करना चाहिए। क्योंकि किस आधार पे आपने वेस्ट बंगाल पे, मतलब कि जबकि वहां इतना जघन्य अपराध हुआ और लगातार हुआ, चाहे वो विधानसभा चुनाव रहे, फिर लोकल चुनाव रहे और बीच बीच में घटनाएं होती रही, वहां पे इस किसी तरह का आपने कोई
ना स्ट्रक्चर पास किया, ना कुछ हुआ, और जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट या बाकी वहां की सरकारें नहीं आई आप तक अपील के लिए और फिर आपने वापस केस को हाई कोर्ट भेज दिया, ये सब हुआ। लेकिन आज जनता हर चीज पे नजर रखती है। ये सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को समझना पड़ेगा। आपको इस बात के लिए शायद कोई बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देगा कि आपने मणिपुर के लिए तो अच्छा काम किया, लेकिन बंगाल में आप चुप रहे, बाकी जगह आप चुप रहे। सवाल तो बनता है, जनता के दिमाग में सवाल तो आएंगे, जवाब देना सुप्रीम कोर्ट का काम है। क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी है कि सेलेक्टिव अप्रोच के पीछे जस्टिफिकेशन क्या है। हम क्योंकि नहीं जानते कि उसके पीछे कोई रीजनिंग है, कोई लॉजिक है, ये सुप्रीम कोर्ट को मतलब कि क्लैरिफाई करना चाहिए, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट की कार्यशैली पे सवाल उठ रहे हैं उसको एड्रेस किया जा सके। नहीं तो ये सुप्रीम कोर्ट की इमेज के लिए अच्छा नहीं है। दो तरीके इसमें है, या तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये बोलेंगे हमें फर्क नहीं पड़ता कि इमेज इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ऐसा है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और मानहानि के आर्ग्यूमेंट्स और दलीलें कोर्ट में नहीं चलनी चाहिए, लेकिन फर्क तो पड़ता है और इसीलिए प्रावधान कानून में भी है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अपनी तरफ से पूरा कानून भी है। तो मैं एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस या उनके कोई भी रिप्रेजेंटेटिव भारत की जनता को यह विश्वास दिलाएं कि ये सेलेक्टिव अप्रोच के पीछे कोई ना कोई तो आधार होगा, मैं ये मान के चलता हूं। लेकिन वो आम जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि वो लॉजिक क्या है। और जहां तक बात है कि आप अगर लॉजिक नहीं एक्सप्लेन करेंगे तो फिर एक मिसकंसेप्शन, मिसपरसेप्शन क्रिएट होगा जो सुप्रीम कोर्ट की इमेज के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि देखिए समाज में क्या होता है कि नथिंग ऑपरेट्स इन वैक्यूम। या तो आप सही जानकारी दे दीजिए, नहीं तो गलत जानकारी उस जगह को भरेगी और फिर उस पे बाद में यह कहा जाएगा कि लोग सोशल मीडिया पे सुप्रीम कोर्ट को क्यों ट्रोल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज की बदलती हुई दुनिया में जैसे संसद का अपना एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, बहुत सारे जजेस जाके सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस में अपनी बात रखते हैं। ऐसा नहीं है कि जजेस जाके सेमिनार अटेंड नहीं करते हैं या वहां जाके लेक्चर नहीं देते हैं और हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ऐसा तो होता नहीं। वेरी ऑफन जजेस बहुत सारे मुद्दों पे अपने पर्सनल व्यूज सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस में रख देते हैं, जिससे वकीलों को और हम लोगों को ये पता लग जाता है कि जजेस की सोच किस डायरेक्शन में जा रही है। आप इसको प्रेजुडिस भी मान सकते हैं, आप इनको उनकी ओपिनियन भी मान सकते हैं, आप उनको उनका राइट भी मान सकते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उनके लिए भी है। अब ये इंटरप्रिटेशन है कि कौन किसको किस रूप में करता है। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया आजकल एक्टिव है और उसमें हर छोटे बड़े मुद्दे पे खुल के चर्चा हो रही है, लोग गलत ओपिनियन ना बनाए, गलत मैसेज लोगों के दिमाग में ना जाए, लोगों का जुडिशरी से भरोसा ना उठे। मुझे लगता है कि ये वक्त आ गया है जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी अपना एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी और एक प्लानिंग करना चाहिए, खासकर उन संवेदनशील मुद्दों पे जहां पे सुप्रीम कोर्ट खुद जिसे कह सकते हैं कि सुमोटो पोजीशन ले लेता है। वहां पे जैसे पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पोजीशन क्लियर कर लेते हैं कि भाई ये स्थिति थी इसलिए हमने ऐसे किया, चाहे वो सरकार अपनी तरफ से पोजीशन क्लियर करती है। लेकिन कुछ सेंसिटिव मुद्दों पे मुझे लगता है कि वक्त आ गया है जब सुप्रीम कोर्ट को इस पे बहुत गंभीरता से विचार करना होगा कि बंगाल की इतनी सारी घटनाएं हुई, उस पे संज्ञान नहीं लिया गया। मणिपुर की घटना पे आपने संज्ञान लिया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी घटनाओं में इतनी संवेदनशीलता क्यों नहीं थी? क्या उसके पीछे कोई कानूनी अड़चन थी, कोई संवैधानिक अड़चन थी या कोई और प्रायोरिटीज थी? अब ये तो सुप्रीम कोर्ट ही बता पाएगा, मैं उसके गेस गेम में नहीं जाना चाहूंगा। विजय जी, अगले विषय पर बढ़ते हैं। जो केंद्र सरकार दिल्ली के लिए अध्यादेश लेकर के आई थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही लेकर के आई थी, चाहे मदन लाल खुराना हो, साहब सिंह वर्मा हो, सुषमा स्वराज हो, चाहे आपकी शीला दीक्षित हो, किसी मुख्यमंत्री को कोई परेशानी नहीं थी। एलजी के जरिए ही ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी, किसी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई करानी होती थी, एंट्री करानी होती थी तो भी एलजी के जरिए होती थी, केंद्र सरकार के जरिए होती थी।
ये जानते बूझते हुए भी कि दिल्ली जो है वो एक स्पेशल कैटेगरी का स्टेट है जो केंद्र के अधीन काम करता है। अरविंद केजरीवाल को वो सारी पावर चाहिए जो उनसे पहले के मुख्यमंत्रियों को हासिल नहीं थी। और लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, इनके ट्रांसफर, पोस्टिंग, सेवा शर्तें, इनकी जिम्मेदारी तो हम अरविंद केजरीवाल सरकार को ही सौंपते हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद कुछ घटनाएं हुई और वो घटनाएं ये थी कि सतर्कता विभाग की फाइलों की फोटो स्टेट कराना, अफसरों के तुरंत ट्रांसफर कर देना, सोशल मीडिया पर उनके बारे में भद्दी टिप्पणियां करना या आपत्तिजनक टिप्पणियां करना, और उसके चलते केंद्र सरकार को तुरंत अध्यादेश ला करके जो राजनीतिक निशाना साधा जा रहा था ब्यूरोक्रेसी पर, उसको रोकने के लिए फिर से वो अधिकार एलजी के सुपुर्द कर दिए। उस अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल सरकार अब सुप्रीम कोर्ट चली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान पीठ को सौंपने का फैसला किया है, इसके बावजूद कि सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा था कि केंद्र सरकार इस अध्यादेश के आलोक में जो इसका स्थान ले, ऐसा बिल पार्लियामेंट में लेकर के आने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल की बात नहीं मानी और इस मामले को संविधान पीठ को भेज दिया। क्या कहेंगे सर? इसमें तीन मुद्दे अगर हम देखें तो यह है। पहला तो है लीगल मुद्दा। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस है, पार्लियामेंट बैठने वाला है, ये हकीकत है। आज से कार्रवाई शुरू भी हो गई है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि अभी ये ऑर्डिनेंस है, आप इसका जब तक फाइनल किस रूप में ये बिल बनता है आप उसका इंतजार करिए। और पार्लियामेंट का एक पूरा संविधान की तरफ से ये अधिकार है कि आप जैसा चाहें कानून बना सकते हैं। ये प्रोरोगेटिव संविधान ने दिया है पार्लियामेंट को। अगर इस समय ऑर्डिनेंस इश्यू हुआ है और जो राष्ट्रपति द्वारा है, और सुप्रीम कोर्ट भी राष्ट्रपति को ही रिपोर्ट करता है, और अब स्थिति यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डिनेंस को नल एंड वॉइड घोषित कर देता, मान लीजिए, तो इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश का भी इस देश में कोई मतलब नहीं रहा। पहली आर्ग्यूमेंट तो यह है। दूसरा मतलब यह आता है कि इस जो देश की स्थिति है, इसको चलाने की जिम्मेवारी पॉलिटिकल क्लास और एग्जीक्यूटिव को है। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी नहीं है कि देश कैसे चले, क्योंकि क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या संसाधन हैं, क्या नहीं है, और कौन सी दिक्कतें आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का। यह बात हमें माननी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि संविधान के हिसाब से आइदर ब्यूरोक्रेसी, जिसको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, और जो आपका लेजिस्लेटिव, जो पार्लियामेंट और विधानसभाएं हैं, ये दो ही संस्थाएं ऐसी हैं जिनकी जिम्मेवारी है कि संविधान कैसे लागू हो, उसकी जिम्मेवारी हो, मतलब कि एज पर कानून के हिसाब से देश चले, और कानून क्या हो इसकी जिम्मेवारी संसद की है। और संसद के अंदर जो लोग बैठे होते हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, मतलब जनता उनको चुन के भेजती है। अपने मैनिफेस्टो ये जनता के सामने रखते हैं कि हम आएंगे सत्ता में तो ये सब करेंगे, और अगर आपको लगता है कि मैनिफेस्टो में कोई चीज लिखी गई है वो एंटी या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उस मैनिफेस्टो को ही रिजेक्ट कर देना चाहिए, पहली बात। लेकिन अगर मैनिफेस्टो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है और जनता कहती है हाँ, जो आपने चीजें लिखी हैं, बताई हैं, जो आपकी नीति है, आप जैसे काम करेंगे करिए, हम आपके साथ हैं, हम आपको प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, तब स्थिति ये बनती है कि पार्लियामेंट जो कानून बना रहा है हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ऑर्डिनेंस का प्रोविजन भी उसी संविधान में है कि अगर आपका पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो राष्ट्रपति महोदय को अगर लगता है कि देश की स्थिति में ये ऑर्डिनेंस या ये कानून जरूरी है और पार्लियामेंट नहीं बैठी है, तो ये कहा जाता है कि तुरंत सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए राष्ट्रपति की तरफ से एक आदेश है। ऑर्डिनेंस जो है वो एग्जीक्यूटिव को और लेजिस्लेटिव जो भी मंत्रालय उस समय है
कि आप देश की स्थिति को कंट्रोल में करिए, ये आदेश है एक हिसाब से, और उसके प्रावधान दिए जाते हैं। अब स्थिति यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नहीं, संसद में क्या होगा हमें उससे मतलब नहीं है, हम अपनी तरफ से उसका संज्ञान लेंगे, तो मुझे लगता है कि ये एक इंटरेस्टिंग तरफ से तो ये एकेडमिक डिबेट ज्यादा है। एकेडमिक डिबेट इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो 239AA7 का जो प्रोविजन है इसके अंदर, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि उस प्रोविजन को इस्तेमाल करके अगर आप ऑर्डिनेंस के माध्यम से या कानून के माध्यम से कुछ जो लिस्ट 2 के जो प्रावधान है अगर आप उसको हटाते हो या अपने पास वापस लेते हो, तो क्या ये उचित है या नहीं है। मुझे लगता है कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट को अलग अलग लोग अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स देंगे, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर भारत सरकार को यह लगता है कि जो प्रावधान हमने दिए उससे स्थिति कंट्रोल में नहीं आई, मान लीजिए, या किसी कारण से वो प्रावधान गलत हो गया, हम उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर ढंग से चले राष्ट्र की राजधानी में, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को एतराज होगा? क्योंकि हमने तो ये देखा है, ना राज्य सरकार से कोविड में स्थिति संभली, ना फ्लड में स्थिति संभली। कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है जहां पे आप ये कह सकते हैं कि जब दिल्ली में क्राइसिस था और राज्य सरकार सजग थी और उन्होंने सिचुएशन कंट्रोल करी। ना उनको समझ है, ना उनकी प्रायोरिटी है। तो ये बात सबके सामने है। तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एकेडमिक एक्सरसाइज अगर ये करना चाहता है कि क्या ये प्रावधान बन सकता है या नहीं बन सकता, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये बताना चाहेगा कि दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी और पार्लियामेंट को समझ नहीं है कि दिल्ली को क्या अधिकार देने चाहिए और क्या वापस लेने चाहिए, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एनक्रोचमेंट होगा लेजिस्लेटिव एरिया में। क्योंकि जिम्मेवारी तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की है कि आप दिल्ली की राजधानी को सुरक्षित रखें, संभाल के चलाएं, और अगर वो नहीं होता है और सुप्रीम कोर्ट उसमें अपनी राय रखता है, तो फिर अगर दिल्ली में कुछ भी गड़बड़ होता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसकी अकाउंटेबिलिटी लेगा? क्या फ्लड की अकाउंटेबिलिटी सुप्रीम कोर्ट लेगा? मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, वो सिर्फ दिल्ली सरकार देखेगी, और दिल्ली में कल को अराजकता बढ़ती है, जिस तरह से कोविड की महामारी आई या फ्लड आया, और दिल्ली सरकार अगर फेल हो जाती है मेंटेन करने में राष्ट्रीय राजधानी को, तो क्या उसकी जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट लेगा? सवाल ये है, अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? क्योंकि पार्लियामेंट को यह लगता था कि दिल्ली की सरकार के पास कैपेबिलिटी नहीं है, क्षमता नहीं है, वो सिर्फ म्युनिसिपैलिटी संभाल लें, स्कूल हॉस्पिटल संभाल लें, जितना उनके पास जिम्मेदारी है उतनी ढंग से संभाल लें, बाकी बड़े कामों के लिए जो बड़े अधिकारी अपॉइंट करने हैं वो हम देख लेंगे। आपके पास मेयर भी है, आपके पास म्युनिसिपैलिटीज भी हैं, आप ढंग से कोऑर्डिनेट करिए। आप फुल फ्लेज राज्य नहीं है, ये बात भी क्लियर है। तो अब देखना यह है कि जो बहस सुप्रीम कोर्ट में होगी या जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो हम बात कर रहे हैं, क्या वो ये कहेगा कि एक बार ऑर्डिनेंस में अगर प्रोविजनिंग हो जाती है, जिसको हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज, पार्लियामेंट ने एक बार जब संशोधन करके सरकार को अधिकार दे दिया कि जब भी जरूरत पड़े आप इसमें सुटेबली कानून बदल सकते हैं, जब ये संवैधानिक संशोधन हो गया, तो क्या हर बार हर मुद्दे पे आप पार्लियामेंट जाएंगे? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें एक नई सोच निकलेगी। अभी जो तथ्य सामने है उस हिसाब से तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरफियर नहीं करना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक संशोधन हो चुका है और उसमें जब केंद्र सरकार को अधिकार दे दिए गए हैं, तो अगर वो अपने अधिकारों के हिसाब से दिल्ली को बेहतर मैनेज करना चाह रही है, तो इंटरफियरेंस किस बात का? और जहां तक बात है लोकल अथॉरिटीज की, कि स्टेट गवर्नमेंट की, तो लिस्ट 2 के अंदर 40 आइटम और है, आप उन पे काम करिए। आपको सारे क्यों चाहिए? क्योंकि आप राष्ट्रीय राजधानी है, ये तो आपको पहले भी पता था जब आप चुनाव लड़ने आए थे। दिल्ली का संविधान तो पहले भी था, और आने वाले दिनों में क्या ये गारंटी है कि संविधान नहीं बदलेगा या कानून नहीं बदलेंगे इस देश?
जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ, आप सत्ता में आए, डीमोनेटाइजेशन हुआ, तो आप कहेंगे नहीं जी, सत्ता से पहले मैंने तो वोट इसलिए दिया था कि आप डीमोनेटाइजेशन नहीं करेंगे। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? क्या हम ये बोल सकते हैं कि मैंने तो डीमोनेटाइज इलेक्शन से पहले मुझे पता था हिंदुस्तान में बहुत करप्शन है और हमने आपको सत्ता में लाया, तो आप करप्शन के अगेंस्ट मुहिम क्यों चला रहे हैं? हम तो करप्शन में कंफर्टेबल थे, आपको क्यों, किसने कहा सफाई करने के लिए? तो कहने का मतलब ये है कि ये इंटरप्रिटेशन के मुद्दे हैं। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या कहती है, क्या आर्ग्यूमेंट आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मैं अभी तक उसको एज ए एकेडमिक एक्सरसाइज के रूप में ही देखूंगा। विजय जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो बिल इस अध्यादेश के स्थान पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाने वाली है वो लोकसभा में बड़ी आराम से पास होगा, राज्यसभा में भी पास होगा, ऐसा यकीन उनको है, क्योंकि अतीत में जम्मू कश्मीर से जब स्पेशल स्टेटस खत्म किया गया था तो नवीन पटनायक से लेकर के जगन मोहन रेड्डी तक सबने कोऑपरेट किया था। इस बार भी वो कोऑपरेट करेंगे ऐसा सरकार को लगता है। फिर भी अगर कहीं अटकता है राज्यसभा में तो फिर जॉइंट सेशन ला करके सरकार उसको पास तो करा ही लेगी। मैं जानना ये चाहता हूँ, दर्शक भी जानना चाहते होंगे कि एक तरफ तो संविधान पीठ जो है वो अध्यादेश को लेकर के सुनवाई शुरू करेगी, दूसरी तरफ इसी सेशन में मोदी सरकार उस अध्यादेश का स्थान लेने के लिए एक बिल पेश करके उसको कानूनी रूप देगी, जिस पर राष्ट्रपति की मोहर लगते ही वो उसको रिप्लेस कर देगा। ऐसी सिचुएशन में क्या संविधान पीठ अध्यादेश पर सुनवाई रोक देगी, खत्म कर देगी उसको? देखिए सर, इसीलिए मैंने कहा कि ये एक एकेडमिक एक्सरसाइज है। अब हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे मुद्दों पे सुनवाई शुरू करी, जैसे हमने बीच में गेज का मुद्दा देखा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मुद्दा सामाजिक स्थिति का है वगैरह वगैरह है, इस पे संसद को ही कानून बनाना चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि हाँ, जो प्रावधान है, और जो मुझे लगता है कि बार बार इसमें ये पूछना कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है इसमें संवैधानिक संशोधन हो रहा है या नहीं हो रहा है, अब मुद्दा बहुत बारीक है। बारीक ये है कि सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन क्या होगा नहीं पता, सरकार का इंटरप्रिटेशन ये है कि जो हमने सर्विसेज की बात करी थी दिल्ली को मेंटेन करने के लिए, उसमें हमने एक्सप्लिसिटली तो कहा नहीं था, लेकिन अगर आप पूरा अमेंडमेंट पढ़ते हैं तो वहां लिखा था कि रिलेटेड सर्विसेज विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। लेकिन एक्सप्लिसिटली आपने नहीं कहा था कि सेक्शन मींस जो आइटम नंबर शायद 41 था या क्या था जो उसमें सेकंड लिस्ट में, वो मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन वहां पे इस बात को उन्होंने ये कहा था कि जो सर्विसेज का मुद्दा है वो मुद्दा राज्य सरकार के पास होगा, क्योंकि अगर राज्य सरकार के कंट्रोल में नहीं होगा तो फिर वो कैसे काम करेंगे। तो सर, काम करने के तो तरीके बहुत हैं, अगर करना चाहे कोई तो। ये आइटम 41 है जो मैं कह रहा था। तो कहने का मतलब यह है सर कि ये अब सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन पे है, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है इस छोटी सी बात पे कि आप किसी को भी अधिकार दे दें, लेकिन जो एक्सपीरियंस रहा है सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको आदेश या अधिकार दिए और उन अधिकारों का किस तरह से मिसयूज किया गया, मुझे लगता है कि इस एक्सपीरियंस से सुप्रीम कोर्ट को भी सीखना पड़ेगा। सीखना यह पड़ेगा कि आने वाले दिनों में जब भी सुप्रीम कोर्ट इस तरह के किसी भी इंसान को या संस्था को अधिकार देता है तो सुप्रीम कोर्ट को यह भी सोचना पड़ेगा कि जो आप जजमेंट दे रहे हैं, किसी को आप पावर दे रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं, क्या वो उसका मिसयूज तो नहीं करेगा, पहली बात, और करेगा तो चेक्स एंड बैलेंसेस क्या होने चाहिए। ये दिल्ली सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है, इससे सुप्रीम कोर्ट को भी एक इंटरनली एक गाइडलाइन बनानी चाहिए कि जब भी आप किसी को पावर देते हैं या किसी की पावर बढ़ाते हैं तो साथ ही साथ उसी ऑर्डर में आपको यह भी बताना होगा कि इस पावर का मिसयूज ना हो, उसके लिए चेक्स एंड बैलेंसेस में आपने क्या सुझाव दिए। तब ये अगर किया होता तो ये मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आप मेरे से पूछें, तो ऑर्डर दिया है, लेकिन उसके इंप्लीकेशंस के बारे में शायद नहीं सोचा।
विजय जी, अगले विषय पर चलते हैं। कल राहुल गांधी की ओर से जो याचिका लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, जो सजा उनको सुनाई गई थी सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा 2 साल की, जिसके चलते उनकी सांसदी छिन गई, उनका बंगला छिन गया। सुप्रीम कोर्ट में अब इसकी सुनवाई इसलिए जल्दी हो रही है क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये बहुत एक तरीके से इमरजेंसी मैटर है और इसमें जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए। शायद वो इस जल्दी में है कि राहुल गांधी मानसून सत्र में ही पार्लियामेंट की कार्रवाई में हिस्सा ले लें। सुप्रीम कोर्ट के सामने कौन से ऐसे बिंदु होंगे आपके हिसाब से, और ऐसे कौन से आर्गुमेंट ये लोग पेश कर रहे हैं? कुछ चीजें तो मेरे सामने आई थी, मैंने उस पर एक प्रोग्राम भी बनाया था। इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं कि जो ये गुजरात हाई कोर्ट के सामने भी कह चुके हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है जो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने कही है। आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या डिसीजन हो सकता है? क्या राहुल गांधी को राहत मिल सकती है? क्योंकि ये भी कहा गया है याचिका में कि अगर इनको ये सजा हुई तो इनका राजनीतिक करियर तबाह हो जाएगा और वायनाड की जनता के जो मुद्दे हैं वो पार्लियामेंट में नहीं उठ पाएंगे। तमाम तरह के तर्क दिए गए हैं। तो सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी, भले ही 1 महीने 6 महीने की सजा में राहत मिल जाए तो इनकी सांसदी वापस आ जाएगी, बंगला वापस आ जाएगा, ये पार्लियामेंट में फिर दिखाई देने लगेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ओंकार, जिसमें 2-3 मुद्दे हैं। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट में जब मुद्दा जाता है तो वहां पे आप ये आर्ग्यूमेंट लेके नहीं जाते कि साहब हाई कोर्ट ने मेरे खिलाफ जजमेंट दे दिया तो आप न्याय कर दो। वहां पे आपको ये मुद्दा बताना होगा कि उसमें पॉइंट ऑफ लॉ क्या था। सुप्रीम कोर्ट को ये आपको कन्विंस करना होगा कि हाई कोर्ट ने किन लीगल मुद्दों को नहीं उठाया। अब सवाल यह है कि यहां लीगल मुद्दा क्या है। यहां लीगल मुद्दे 2-3 बनाने की कोशिश की गई है कि भाई वायनाड के आदमियों, जो जनता के मुद्दे कौन उठाएगा, नया चुनाव हो जाएगा, नया एमपी बन जाएगा, 3 महीने की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आर्ग्यूमेंट में कोई दम नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वायनाड पे कोई राहुल गांधी जी का कोई आधिपत्य हो और उनके अलावा कोई ऑथराइज्ड ही नहीं हो अगली पूरी जनरेशन तक बात करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस आर्ग्यूमेंट में कोई दम नहीं लगता। ये कारण सुप्रीम कोर्ट हमेशा बोल सकता है इलेक्शन कमीशन को कि आप प्रायोरिटी पे देखिए, वहां का रिप्रेजेंटेशन जितना जल्दी हो सके। और ऐसा वायनाड में कुछ आग नहीं लगी हुई है जिसके कारण कि आपको एक अलग से प्रतिनिधित्व चाहिए। वहां पे एमएलएज हैं, वहां पे ब्यूरोक्रेसी है, वहां पे सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, रोज मुद्दे जिसको जहां चाहिए वो उठा सकते हैं, वहां पे अखबारें भी हैं। और राहुल गांधी साहब ने पिछले 5 साल में वायनाड के ऊपर कितने सवाल उठाए, इससे भी आंकड़ा पता लग जाएगा कि उनका कंट्रीब्यूशन वायनाड को लेके क्या था। तो मुझे लगता है कि इस आर्ग्यूमेंट में मुझे तो कहीं कोई औचित्य दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ, वकील साहब हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, पहली बात। दूसरा मुद्दा ये आता है कि राहुल गांधी साहब को संसद में भेजना जरूरी है, उनकी सदस्यता बहाल हो जाए, नहीं तो उनका पॉलिटिकल कैरियर खराब हो जाएगा। हाई कोर्ट ने बहुत साफ कहा है कि यह आदमी हैबिचुअल ऑफेंडर है, इन पे 10 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। जो आदमी हैबिचुअल ऑफेंडर है, लगातार गलतियां कर रहा है, और लोअर कोर्ट ने भी कहा था माफी मांग लो, और तब इन्होंने कहा था मैं सावरकर नहीं हूं। तो जब इतना एरोगेंस अगर किसी राजनेता में है, ना वो इतिहास जानता हो, ना वो वर्तमान जानता हो, और अपने गलत कामों के ऊपर उसको माफी मांगने में भी शर्म आती हो, तो क्या ऐसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट को कंसेशन देना चाहिए? ये सुप्रीम कोर्ट को सोचना होगा, क्योंकि जनता ने तो अपना वर्डिक्ट दे दिया एक हिसाब से कि क्या सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के प्रेशर में है, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस कांग्रेस की ऑब्लिगेशन में है, क्योंकि जब ये शायद सुप्रीम कोर्ट आए थे तो उस समय सरकारें शायद कांग्रेस की रही होंगी। तो देखिए, सोशल मीडिया का आप मुंह बंद नहीं कर सकते, लेकिन ये बात सही है कि मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट शायद ये कह देगा कि ठीक है, क्राइम है, सब कुछ है, लेकिन
एक्सट्रीम पनिशमेंट 2 साल का देने की जरूरत नहीं थी, आप 1 साल का भी दे सकते थे। लेकिन ये अब बात आती है ओपिनियन को लेके। आप क्राइम को कितना सीरियस और गंभीर मानते हैं। मेरे लिए क्राइम, मेरे को आप गाली देंगे, मैं इसको बहुत सीरियसली लूंगा। आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको यार ये छोटी सी बात है, गाली तो दे दी, क्या फर्क पड़ता है, चल माफ कर, आगे निकल। ये आपका सोच हो सकता है। तो ये बात आती है ओपिनियन को लेके कि सुप्रीम कोर्ट क्या मानहानि के मुद्दों को, या जिस तरह से राजनीति में भाषा का गिरता हुआ स्तर है, मैं इसको एक अलग एंगल से देख रहा हूं। जिस तरह से राजनीतिक भाषणों में भाषा का गिरता हुआ स्तर है, क्या सुप्रीम कोर्ट उसका समर्थन करेगा? क्योंकि अगर राहुल गांधी एक एग्जाम्पल बन जाते हैं कि अगर आपने गलत भाषा का इस्तेमाल किया और आपके खिलाफ अगर कार्रवाई हुई, तो सर ये मान लीजिए कि आने वाले दिनों में कई लोगों को 2 साल की सजा मिलेगी और कईयों का कैरियर बर्बाद होगा। इसीलिए मुझे लगता है राजनीतिक दल और नेता थोड़ा संभल के बोलेंगे। एक राजनीति में स्वच्छता आएगी, लेकिन अगर राहुल गांधी साहब को कंसेशन दे दिया गया तो क्या ये सही परंपरा होगी या गलत? क्योंकि हम तो प्रेसिडेंट्स की बात करते हैं ना, फिर तो हर राजनेता उल्टी सीधी बात करेगा, और फिर जब मुद्दा जाएगा मानहानि का कोर्ट में, तो कोर्ट कहेगा यार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं नहीं, राजनेताओं को जनता का अपमान करने का अधिकार है, गालियां देने का अधिकार है, और हम उसको सजा भी कम ही देंगे, आम आदमी को शायद ज्यादा दे दें। अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान में किस तरह का क्वालिटी स्टैंडर्ड पॉलिटिकल लैंग्वेज में और पॉलिटिकल डिस्कोर्स में लाना चाहता है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसके पीछे कोई लीगल जस्टिफिकेशन ना तो राहुल गांधी के वकील पेश कर पाए। वो सिर्फ एक प्लीड कर रहे हैं कि साहब मेरा कैरियर खराब हो जाएगा, लेकिन ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, ये हाईकोर्ट ने बोला है। क्या वो इस बात को मानने को तैयार हैं कि इनके ऊपर 10-12 केस नहीं चल रहे? तो ये मुद्दा है कि इस समय जो स्पीकिंग ऑर्डर है हाईकोर्ट का, राहुल गांधी के वकील उसको काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। ये बात बहुत क्लियर हो गई। अब देखना है आने वाले दिनों में क्या होता है। अब सुप्रीम कोर्ट का विवेक है, जस्टिफिकेशन है, वो हम सबके सामने आएगी। 2 सूरत हैं विजय जी। नंबर 1, कोई राहत नहीं मिलेगी, जेल जाना पड़ेगा, सजा भुगतनी पड़ेगी, और जब बाहर आएंगे तो और 6 साल तक चुनावी राजनीति में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। और हमें और दर्शकों को नहीं भूलना चाहिए कि मानहानि के कई और केस भी राहुल गांधी के सिर पर इस समय हैं। उनमें भी सुनवाई होगी, उनमें भी ट्रायल होंगे, उनमें भी सजा हो सकती है। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट इनको राहत दे देगा और इनकी पार्लियामेंट की मेंबरशिप बच जाएगी। ये फिर से सक्रिय राजनीति में होंगे। जितनी सजा सुप्रीम कोर्ट तय करेगा उतनी सजा काट करके बाहर आ जाएंगे और 2024 का चुनाव भी जेल से लड़ पाएंगे, फिर तो कोई रोक नहीं होगी। दोनों सूरत में आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? अगर इनको सजा हो जाती है, राहत नहीं मिलती है, तो क्या जो ये आजकल लफाज, गालीबाज और किसी का अपमान हो रहा है नहीं हो रहा है, इसकी चिंता ना करने वाली जो जमात पैदा हो गई है देश में, उसके कुछ दिमाग ठीक होंगे? और अगर ये बाहर आ जाते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर लोगों के निशाने पर आएगा कि जब निचली कोर्ट ने राहत नहीं दी, गुजरात हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने किस बेस पर राहत दे दी? सर मुझे लगता है कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग लेंगे। इनको सावरकर को फॉलो करना ही पड़ेगा अगर इनका यह आर्ग्यूमेंट है तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, अभी आपने पूरा कोशिश कर लिया कि अपने ईगो पॉइंट पे आप बैठ के खूब उछल कूद कर लिए। केजरीवाल ने भी बहुत किया था, बाद में सबको चिट्ठी लिख लिख के सॉरी बोला, सबके पैर पड़ने पड़े। अल्टीमेटली देखिए, जब गले में फंस जाती है ना बात, जिसको कहते हैं ना कि जब वक्त पड़े तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, एक कहावत है। ये कहावत गलत नहीं है। समाज में इस तरह की घटनाएं होती हैं, ऐसे लोग वक्त पे अपना स्वार्थ के लिए, अगर इनका ये प्रिंसिपल स्टैंड है कि नहीं, सावरकर ने जो माफी मांगी वो देश के साथ गद्दारी थी और मैं सावरकर नहीं हूं,
अगर राहुल गांधी इस स्टैंड पे कायम रहते हैं तो शायद सुप्रीम कोर्ट के पास भी कोई ऐसा आधार नहीं है कि इनको कंसेशन दे सके। लेकिन मुझे लगता है कि इनके वकील इनको शायद इस बात को समझाएंगे कि सर हमारा ये इंटेंशन नहीं था, हाँ अगर किसी को बुरा लगाओ हम माफी मांगते हैं और जो भी मिनिमम सजा हो वो हमें दे दीजिए, क्योंकि हमने एक चुनावी भाषण में, एक चुनाव के माहौल में बगैर इंटेंशन के हमने कुछ शब्दों का उपयोग कर लिया। 20-22 सेकंड का पूरा खेल था वो। उस पूरे के चक्कर में मेरी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि माफी मांगने से बात बनती है तो मैं माफी मांग लेता हूं। तो अल्टीमेटली हैं और राहुल गांधी का ईगो अभी तक के एक्सपीरियंस से लेवल पे आ गया होगा, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में इनको जाके बाइज्जत मुद्दे को आगे ना बढ़ाएं। उससे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट को एक रास्ता मिल जाएगा इनको कंसेशन देने का कि सर सॉरी मेरे से गलती हो गई, मैं आज के बाद नहीं करूंगा और मेरी सजा को माफ कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा ठीक है, एज ए टोकन 1 दिन की सजा दे दी या फाइन कर दिया या कुछ छोटा सा, बस एक बार जाके आप साइन कराओ जेल में और घर चले जाओ, कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट के पास वो अधिकार है। लेकिन अगर ये माफी नहीं मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी मुश्किलें होंगी कि इनको किस तरह से राहत दी जाए। फिर वही होगा जो सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ खास परिवारों को, या जो आरोप लग रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट किसी खास राजनीतिक दल के लोगों के लिए स्पेशल प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देता है, चाहे वो रात को उनके वकीलों के द्वारा कोर्ट खुलवाना हो या वीकेंड पे करना हो या शाम को अचानक बेल दिलवानी हो। हर तरह के मुद्दे फिर समाज में उछल के आएंगे और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जिसको हर बार सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को क्यों ट्रोल किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का ट्रोल होने का एक मौका और बन जाएगा अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगते हैं और सुप्रीम कोर्ट सजा कम कर देता है। ये निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ट्रोलिंग का मुद्दा बन जाएगा सोशल मीडिया में। ये मेरा असेसमेंट है। विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और 3 बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर, कानूनी और दूसरी तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं उन पर जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार सर। वंदे मातरम। धन्यवाद।